Hello my dear 10th standard student. Dharmi ma'am heartily welcome you all in the online digital class. So student, today we will do lesson number 16, economic liberalization and globalization. In 1991, industrial policy has been reforms, and in that 3 new policies were implemented, that is liberalization, privatization and globalization. So in this lesson we will understood all the 3 policies, right? So let's start with the economic liberalization. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है, उसका मीनिंग ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑफ द स्टेट ऑन इकोनॉमी. धीरे धीरे जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो कंट्रोल कम कर दिया, राइट? व्हाई? एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट हो सके, राइट? सो उसके रिगार्डिंग कुछ रिफॉर्म्स है. वो रिफॉर्म्स क्या है? सी नंबर 1, there was reservation for 18 industry. For the industries other than them, compulsion to take government permission was eliminated. 18 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें अगर वो 18 में से आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, वरना गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट? देन नंबर 2, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस. ये तीनों आप प्राइवेटली नहीं खोल सकते. उसके अलावा कोई भी कंपनी आप प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हो, राइट? फिर पहले था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. कोई भी इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करनी है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता था. दैट वाज कैंसल्ड. Provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled. ऐसी इंडस्ट्री जिससे ना पॉल्यूशन होता है ना वो एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस है, ऐसी कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी पहले परमिशन थी, पर अभी वो नहीं है, राइट? अंडरस्टूड? Okay, let's see its advantage and disadvantage. तो number 1, private sector got an opportunity to make unconstrained development. अभी आपको परमिशन नहीं लेनी है ना, तो आप चाहो उतना और चाहो उतनी इंडस्ट्रीज खोल सकते हो. तो प्राइवेट सेक्टर को ये फायदा हो गया. नंबर 2, because of accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade. पहले परमिशन लेनी होती थी, कितने डॉक्यूमेंट्स करवाने, कितनी फीस लगती थी, कितने धक्के लगते थे, कितना रिस्ट्रिक्शन था, तो कोई भी इस तरह आसानी से नई इंडस्ट्री चालू नहीं करता था. पर अब वो नहीं है, इसलिए ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल हो गया. देन फॉरेन ट्रेड की वजह से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, राइट? एंड नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज्ड. वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ाई और प्राइवेट सेक्टर ने भी उसमें हाथ दिया. क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश हुई लिबरलाइजेशन की वजह से. देखो, लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल. हम बोलते हैं ना कि मैम पेपर थोड़ा लिबरल चेक करना ना, मतलब आसान, हल्का, राइट? तो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन मतलब कि जितने भी कानून थे, जितने भी स्ट्रिक्टनेस थी एक इंडस्ट्री चालू करने में, उसमें थोड़ी सी आसानी कर दी, राइट? पर ये करने के बावजूद कुछ एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी रहे ना. तो वो क्या है? नंबर 1, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड. अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब भी जो इंडस्ट्री ने मन किया वो खोल दिया, तो पता कैसे चलेगा कि मोनोपोली है या नहीं है? अभी मोनोपोली मतलब
एक ही सेलर, जैसे आपके पूरे एरिया में एक ही स्टेशनरी शॉप वाला हो, तो अगर आप पेन लेने गए, आपने बोला कि ये पेन तो दूसरी जगह पर 2 रुपये की मिलती है, वो बोलेगा लेना है तो लो, मैं 5 रुपये से कम से नहीं दूंगा, बराबर ना। सो दैट इज मोनोपोली, तो वो पता नहीं चलेगा, राइट। फिर दूसरा डिसएडवांटेज, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है, इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड में बैकवर्डनेस आ रही है, या तो जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, राइट। देन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, क्योंकि जिसके पास कैपिटल है वो लोग नया इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जो नहीं है वो तो ऐसे ही रह गया, राइट। देन इंपोर्ट इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ एक्सपोर्ट, उसकी वजह से फॉरेन डेब्ट बढ़ गया। इंपोर्ट मतलब हम दूसरे कंट्री से सामान ज्यादा खरीदते हैं जबकि बेचते हैं कम, इसलिए बैलेंस शीट नहीं रहती है, राइट। सो दीज आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। Now, privatization. What do you mean by privatization? The process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector. State control, under state control मतलब state के हाथ में जो था, गवर्नमेंट के हाथ में जो था, स्टेट गवर्नमेंट के, वो उसने ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, राइट। दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, राइट। अभी उसके 2 मेथड है। नंबर 1, फर्स्टली दोज एरिया विच आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक कंपनी थी, जैसे मैं बोलूँ कि एक बैंक है, ले लो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो तो प्राइवेट बैंक नहीं है ना, गवर्नमेंट की बैंक है ना SBI। तो गवर्नमेंट बोल दे कि SBI में बहुत नुकसान हो रहा है, अभी गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती, चलो जो पर्सन को हैंडल करना है वो आ जाओ और हैंडल करो। सो दैट इज कि डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना। नंबर 2, जो कंपनी होती है ना उसमें 2 चीज होती है, वन इज ओनरशिप एंड अनदर इज मैनेजमेंट। तो क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट ओनरशिप रखती है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में दे देती है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में, या तो मैनेजमेंट वो खुद करती है और ओनरशिप है वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे देती है। मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट करेगा और दूसरा वो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। समझ में आया दोनों मेथड? ओके, नाउ लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। पहले गवर्नमेंट का था ना, तो जिसको करना है वो करेगा, पर अभी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, तो प्रोडक्शन यूनिट बढ़ जाते हैं। देन प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव and consumable commodities due to privatization। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या तो बड़े बड़े मशीनरीज बन रहे हैं, राइट, या तो कंज्यूमेबल कमोडिटीज मतलब जो कंज्यूमर के लिए चाहिए, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, राइट। Then working capacity of public sector has improved due to privatization of public sector enterprise। पब्लिक सेक्टर ने ये सोचा कि अगर हमने अभी बराबर से काम नहीं किया, राइट, तो जो पब्लिक सेक्टर बाकी रहा है वो भी प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा, और जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर ने खरीद लिया है वो पब्लिक सेक्टर इम्प्रूव हो गया, राइट, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसमें जो लॉस हो रहा था वो लॉस धीरे धीरे कवर होने लगा, राइट, अंडरस्टूड? ओके, डिसएडवांटेज नंबर 1,
Economic power is centralized as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased. ये तो हमने लिबरलाइजेशन में भी पढ़ा था, राइट? कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से मतलब जो कंपनीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज नहीं बन रही है, वो अपनी तरह से सब कुछ सेटअप करेगी, राइट? फ्री रही, इंडिपेंडेंट रही, तो मोनोपोली होने की पॉसिबिलिटी है. नंबर 2, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन तो लार्ज इंडस्ट्री के लिए ही होता है, राइट? उसमें तो बड़ा बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले ही लोग आते हैं, तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता. अभी उसके लिए गवर्नमेंट को और कुछ पॉलिसी सोचनी होती है, राइट? Prices have not remained under control due to privatization. These have led to problem of price rise. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, आपके एरिया में स्टेशनरी वाला है, वो बोलेगा 2 रुपीज की पेन आई विल सेल यू एट 5 रुपी, तो प्राइजेस में राइज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, राइट? अंडरस्टूड? ग्लोबलाइजेशन. It is the process of connecting one country economy with the world economy. क्या है इसकी डेफिनेशन? मीनिंग कनेक्टिंग वन इकोनॉमी मतलब एक कंट्री का कनेक्शन वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है वो सब के साथ. मतलब इंडिया का कनेक्शन जापान, चाइना, नेपाल, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब के साथ. मतलब कनेक्शन मतलब फोन करना नहीं, हाई हेलो करना नहीं, राइट? किस में कनेक्शन? फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, राइट? उनके लिए. अंडरस्टूड? ओके. नाउ फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. नंबर 1, ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड. ऑब्स्टेकल मीन्स प्रॉब्लम्स. दो नेशन के बीच जो ट्रेड होती थी वो अभी आसानी से हो रही है, राइट? पहले नहीं होती थी. अगर इंडिया को अमेरिका में माल बेचना है, सो इट टुक टाइम, इट टुक लॉन्ग प्रोसीजर, पर वो अभी धीरे धीरे कम हो गया, राइट? देन कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशन. मतलब कि आउट ऑफ इंडिया के जो भी कंट्रीज है उसका कोई पर्सन या तो कोई कंपनी है, वो हमारी कंपनी में, हमारे इंडिया की कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, राइट? तो वो बढ़ गया. देन एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड. मतलब हमें पता चले कि एग्रीकल्चर के लिए यूएसए में बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो हम वहाँ से वो टेक्नोलॉजी, वो मशीनरीज हम मंगवा सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था. ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देन फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर. लेबर मीन्स पर्सन. यहाँ के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री के लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए नहीं है. लेबर मीन्स काम करने के लिए. काम करने के लिए हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं. सो दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? तो एडवांटेज क्या है उसके? नंबर 1, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इज एनकरेज. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे कंट्री की कंपनी या तो गवर्नमेंट हमारे कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है. जैसे जापान की कंपनी ने अहमदाबाद में जो मेट्रो ट्रेन चालू हुई, प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? तो वो पॉसिबल कैसे हुआ? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. Then goods produced in the developed countries can easily be obtained due to globalization. कहीं पे भी आप गुड प्रोड्यूस करो और जहाँ बेचना चाहो वहाँ बेच सकते हो, राइट? आधे से ज़्यादा तो हमें पता ही नहीं होता कि कंपनी इंडिया की है या बाहर की है. इतना इजीली अभी तो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. नंबर 3, इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. इंडिया भी अभी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छी कंपटीशन पे खड़ा है,
राइट, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बना रहा है और बहुत सारे कंट्रीज में बेच रहा है. नाउ डिसएडवांटेज, expected success has not been attained in finding solution to the problems of poverty and unemployment due to globalization. ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया मतलब बाहर के लोगों को हम काम के लिए यहाँ बुला सकते हैं, यहाँ के लोग बाहर जा सकते हैं, बट एग्जैक्टली इंडिया में कितने पुअर है, कितने अनएम्प्लॉयड है और उसका हम क्या करें, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसका सॉल्यूशन ये पॉलिसी से नहीं मिला. राइट. Then number 2, developing countries have not acquired proper benefits of increase in export which they should have acquired. हाँ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बट नॉट सो मच, थोड़ा ही बढ़ा है, तो उसको और बढ़ाने की जरूरत है. देन नंबर 3, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव अक्वायर्ड मोर बेनिफिट एंड स्मॉल स्केल नॉट. ये तो हमने पहले भी पढ़ा, कॉटेज इंडस्ट्री को फायदा नहीं हुआ और कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा भी स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसमें भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा मुनाफा, ज्यादा फायदा, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा प्रॉफिट हुआ कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अंडरस्टूड? Next is World Trade Organization. World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the members of Nations of United Nations. UN है ना, United Nation, उसी का एक पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, वैसे ही है WTO. उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 1995. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा में. एंड हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो नंबर 1, टू रिमूव ऑब्स्टिकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम फॉरेन कंट्रीज में सेलिंग तो करते हैं बट वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम ना, एवरी कंट्री इज फेसिंग. सो टू रिमूव दिस प्रॉब्लम्स, दिस ऑब्स्टिकल्स, राइट. नंबर 2, रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. हर एक कंट्री में एक लिमिटेशन, एक पॉलिसीज होती है कि आप इतने तक का सामान बेच सकते हो, ये सामान बेच सकते हो, इस तरह से आपको ट्रांसपोर्ट करना है और बहुत सारे रूल्स होते हैं. तो उसमें कुछ चेंजेस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किए. नंबर 3, कोऑर्डिनेट विथ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. मतलब जैसे इंडिया है वो 10 कंट्री को अपना माल बेचता है, प्रोडक्ट सेल करता है, तो इंडिया की तो पॉलिसीज होगी ही होगी, उसके साथ उसको वो 10 कंट्रीज की पॉलिसीज को भी देखना पड़ेगा ना सेलिंग का. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए है कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी वो दोनों के बीच में वो कोऑर्डिनेट कर दे, राइट. देन ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट, दो कंट्री में बेचना इज नॉट इजी, राइट. तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स, झगड़े, क्वेरीज होती है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करता है, राइट. अच्छा स्टूडेंट, इस लेसन में से आपको हर एक पॉइंट गो थ्रू हो जाना है, लर्न कर लेना है, राइट. क्योंकि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों में से कंपलसरी एक या दो तो क्वेश्चन आंसर में पूछा ही जाता है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं, स्पेशली ईयर्स, प्लेस, डेट एक्सेट्रा, राइट. ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या है? टू सेट अप रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड अग्रीमेंट रिलेटेड टू इट. मल्टीनेशनल ट्रेड, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के या तो मोर देन 2, 3, 4, 5 कंट्रीज के साथ जो ट्रेडिंग होता है उसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर सेटअप करना, राइट. नंबर 2, डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड.
once you start trading, selling product to another country, you have to talk to that country, that people, regarding payment, then how will you send the product, what type of product will you send, what will be the qualities, quantities, and many more number of things, right? We require certification, documentation. So here World Trade Organization play very important role. Then it encourage unbiased international trade. अगर कहीं पे भी unbiased हो रहा है, सॉरी बायस हो रहा है, सो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इक्वालिटी लाता है. Different nations follow their own national policy. It observe them and suggest required improvement. ये तो हमने पहले वाले पॉइंट में भी समझा. कोऑर्डिनेट विथ नेशनल पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसीज, राइट? तो वो दोनों पॉलिसी में कोऑपरेशन लाता है, राइट? इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो स्टूडेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या चेंज आया? तो नंबर 1, पहले हमारा ट्रेड था 0.5%. देखो यहाँ पर 5 नहीं है, 0.5%, विच नाउ इंक्रीज टू 1%. देन नंबर 2, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लॉथ्स हैज इंक्रीज्ड. अभी आप देख रहे हो ना कितनी शॉप्स होगी, जामनगर में भी देख लो रेडीमेड शॉप, रेडीमेड क्लॉथ की शॉप आपको बहुत सारी जगह पर मिलेगी, राइट? फिर वो कोई भी पर्सन हो, बेबी हो या तो यंग हो या तो ओल्ड वन हो, सबके लिए मिल जाएगा. देन नंबर 3, इंडिया हैज बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? नंबर 4, प्रेशर ऑन इंपोर्ट्स हैज रिड्यूस्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज. थोड़ा इंपोर्ट कम हो गया. अभी चल रहा है ना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया. आप इंडिया की कंपनी की प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहे हो ना, या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो अब से करना शुरू हो जाना, राइट? तो उससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि हमारे पास इंडियन रुपीस की कंपैरिजन में फॉरेन से जो पैसे आते हैं वो ज़्यादा हो. मतलब हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, राइट? अगर हमारे पास सपोज अभी इंडिया का जो खजाना है उसमें एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ 500 रुपीज़ है, पूरे इंडिया के खजाने में 500 रुपीज़ है ना? और फिर हमने एक काम किया, हमने वो 500 रुपीज़ हमने और थोड़ा सामान स्टार्ट करने के लिए, मशीनरीज लेने के लिए और नया प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी फॉरेन की कंट्रीज ने हमारे में इन्वेस्टमेंट किया. जैसे अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया ना, तो सपोज हमारे पास उसने हमारे में $50 का इन्वेस्टमेंट किया, तो $50 मतलब $1 की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज़ है. तो 50 इंटू 70 मतलब 3500. तो सीधा 3500 हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया ना. अभी वो तो इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट से हम कितना कमा सकते हैं, है ना? तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सकता है. अंडरस्टूड? ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. नीड्स मतलब आज के जनरेशन की जो भी नीड्स है, वांट्स है, उसको फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. हमारी जरूरत पूरी भी करना और हमारी आगे वाली जितनी भी जनरेशन है उन सबको भी उसकी जरूरत पूरी हो जाए उतने रिसोर्सेस रखना, राइट? उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्स को बचाने की बात कही. हाँ, तो उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई. तो नंबर 1 देखो,
renewable resource like farm, forest, water should be used in such a way their quality is maintained. ऐसे resources जो renewable है उसका यूज ऐसे करना है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन हो. एंड नॉन रिन्यूएबल है जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, उसका इस्तेमाल जुडिशियली मतलब जितना जरूरी है उतना ही हो. राइट. नंबर 2, इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. क्यों? इको फ्रेंडली डेवलपमेंट बनाने के लिए. अभी इसका मतलब क्या लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? मतलब जैसे शुगर इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो शुगर केन का जहाँ पर फार्म है उसके नज़दीक करोगे तो फायदा होगा ना. शुगर केन कितनी आसानी से मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम लगेगा. राइट. तो मैन्युफैक्चर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए और उसके साथ साथ मार्केट जहाँ पर नज़दीक में अवेलेबल हो वहाँ पर हमें हमारा लोकेशन ढूंढना चाहिए. राइट. नंबर 3, those resources which can be used in more than one way should be utilized. मतलब जैसे डैम है तो इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई है तो जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, उसके लिए होता है ना. सो वी आर यूजिंग मोर देन वन फ्रॉम दी वन रिसोर्सेज. देन नंबर 4, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड. ये तो हमें पता ही है. राइट. एंड नंबर 5, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलार एंड विंड एनर्जी, उसका यूज हमें बढ़ाना चाहिए. राइट. अंडरस्टूड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अर्थ कॉन्फ्रेंस. अर्थ कॉन्फ्रेंस मतलब क्या? कॉन्फ्रेंस तो आप सबको पता है ना, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग साथ मिलकर कोई भी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं. तो 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में पहली बार अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या किया जाए उसके रिगार्डिंग मीटिंग हुई जिसको कहते हैं अर्थ कॉन्फ्रेंस. तो स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए. नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ नेशन इज प्रेजेंटेड. मतलब अर्थ कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया ने क्या किया, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई, बातचीत हुई ना, तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए पॉल्यूशन कम करने के लिए. तो हर सिटी का पॉल्यूशन नापा गया कि कौन से सिटी ज्यादा पॉल्यूटेड है, कौन सा लेस पॉल्यूटेड है, ज्यादा है तो उसको कम कैसे किया जाए. राइट. नंबर 2, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन. अभी उसके लिए पॉल्यूशन कमिटी भी बनाई. राइट. नंबर 3, एनवायरनमेंट डे 5 जून, यू ऑल नो वेरी वेल. नंबर 4, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में बनाया गया. मतलब उसके अंडर क्या होता है कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और एसआर दोनों है ना जामनगर में, तो दोनों को बोला गया है कि आप इतने तक का ही पॉल्यूशन कर सकते हो हवा में, इससे ज्यादा अगर आपकी वजह से हवा पॉल्यूटेड हुई तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या तो हम थोड़े टाइम के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे. राइट. देन नंबर 5, international agreement have been signed for deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity. इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए किसके लिए? ओजोन लेयर को सेट करने के लिए. पता है ना कोरोना के लिए, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था उसकी वजह से हम कोई बाहर नहीं निकलते थे ना, मतलब व्हीकल तो निकलते ही नहीं थे बाहर, मतलब पॉल्यूशन नहीं होता था. तो ओजोन लेयर में ऑटोमेटिकली जो होल्स हो गए थे ना वो कुछ जगह पर होल से वो बराबर हो गए. राइट. हाँ. देन न्यूक्लियर वेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन बराबर से हो उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं. राइट. सो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ वी डू नॉट कंट्रोल pollution, no doubt
life on the earth will be doomed soon. So dear student, यहाँ पर हमारा लेसन 16 complete हुआ. I hope you understand the lesson. If you have any doubt, note down in your classwork last page and also post in the comment box. We will solve your doubt in the doubt session. Till that, stay safe, stay healthy. Bye bye.